और गांधी के कहने से तो देश बदल नहीं गया। इतना हुआ कि मोदी जी के आने के बाद 3 लाख कंपनियां बंद की गई। ये हिंदुओं पे ही आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वो माने गांधी के सिद्धांत? आज हमारे साथ अर्थशास्त्री रितेश बाजोरिया जी मौजूद हैं, जिसपे हम देश के कुछ विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत जितेंद्र जी। देश में 2 मुद्दे बहुत शाश्वत हैं, पहला महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार। जी। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है और भ्रष्टाचार एक आर्थिक विषय है। ठीक है, समस्या से हम नहीं बोलेंगे, विषय बोलेंगे। और ये अगर आप महंगाई की बात करते हैं, ठीक है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, तो इन्फ्लेशन को अगर आम भाषा में समझें, क्या आज से 100 साल पहले सोना यही रेट था? नहीं। 100 साल बाद क्या यही रेट रहेगा? नहीं। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस। क्या ये समस्या सिर्फ भारत की है? नहीं। क्या ये अमेरिका में इन्फ्लेशन है? क्या रशिया में है? क्या चाइना में है? ठीक है, हर देश में है, हर काल में रही है, हर खंड काल में रही है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या आने वाले समय में कोई भी काल हो। ठीक है, तो महंगाई, अब बात यह है कि महंगाई महंगी लगती क्यों है? मजा यह है कि महंगाई महंगी क्यों लगती है। अब हमारे दादा परदादा रहते थे तो क्या उस समय महंगाई होती थी, लेकिन महंगाई दर्द नहीं देती थी। विषय है महंगाई हमें दर्द न दे। ठीक है, तब तो आनंद है उस महंगाई का, लेकिन वो हमें दर्द देने लगे तो ये दुख की बात होती है। अब आंकड़ों के तौर पर हम समझें अगर, तो महंगाई की दर, ठीक है, और हमारी इनकम, हमारी आय की दर अगर मेल खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें विषमता होती है, ठीक है, इसमें सम नहीं रहता, तो ये दर्द देने लगती है। महंगाई का दर अधिक और कमाई की दर कम, तो हमें दर्द होता है। हमारी इनकम तो 100 रुपया बढ़ रही है महीने की, और महंगाई जो है तो हर महीने 10 रुपए कम हो जाता है, लेकिन हमारी इनकम 110 रुपए हर महीना बढ़ रही है और महंगाई 100 रुपए बढ़ रही है, तो हमें आनंद आता है, हमें रिलैक्स। ये बात समझने की, अब सरकार की नीतियां और कुछ हमारे देश में जो सामान नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ा सामान जो नहीं मिलता हमारे देश में वो है तेल, पेट्रोल। तो ये विदेश से आता है, इसके कारण जो वो महंगा कर रहे हैं, डॉलर महंगा कर रहे हैं, इस कारण से तेल महंगा हो रहा है। और तेल महंगा होने से हर चीज महंगी होती है, तो वो हमें दर्द करेगा। मोदी सरकार कोशिश में है कि विदेशों से तेल मंगाने की जगह हम सोलर एनर्जी पे काम करें, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करें, बायोमास पे काम करें। ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक साधन है इन पे उपभोग करें, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाएं, हमारी जो सरकारी नीतियों पे चल रही है। लेकिन आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि सरकार का किया धरा सब पानी हो जा रहा है। कोई भी विकास का कार्य आप देखिएगा वो अधूरा लगता है, वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। भूखे को 4 रोटी चाहिए, वो 3 रोटी मिल रही है। वो सिर्फ आबादी का, अगर आबादी की जो दर है हमारी बढ़ने की, इसको संभाल लिया जाए तो भारत देश की 90%, क्या 100% हम कहेंगे आज, ठीक है, 100% समस्याओं का समाप्ति हुई। आज इंदिरा गांधी के समय 73 करोड़ आबादी थी, 75 करोड़ आबादी, लगभग 85 करोड़ थी। आज उसकी दुगनी आबादी नहीं। तो देश उतने ही संसाधनों में, उतनी व्यवस्था, कुछ विकास किया थोड़ा सा। तो इस प्रकार से कई विषय हैं महंगाई के, ठीक है, जिसमें आबादी, भाई सरकार तो हर सरकार काम की, ठीक है, कुछ कम काम की, कुछ अधिक काम की। जितना काम करने की शक्ति थी उससे कम काम करती, तो हम लोग सरकार को उनकी आलोचना करते हैं कि काम नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में हमारी ज्यादा शक्तियां थी काम करने की, नहीं कर पाए, हमने उनकी आलोचना की। मोदी जी सरकार में जितनी शक्तियां थी उससे अधिक काम किए, हम तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके मनमोहन सिंह की सरकार में काम नहीं हुआ, या उसके पहले हर सरकार काम कर रही है, लेकिन जो कर सकते हैं, विषय ये होता है कि हम जितना अपनी क्षमता है वो पूर्ण क्षमता पे काम, इस पे विषय चलता। भ्रष्टाचार पे एक दिन आपको पढ़ रहा था मैं, आपने कुछ लिखा था कि पी चिदम्बरम जो है उनके, अगर भ्रष्टाचार का कोई मंदिर बनेगा, पी चिदम्बरम की मूर्ति लगा दी जाए, उन्हें भगवान बनाया जाएगा, उनकी मूर्ति स्थापित होगी, तो ये बड़ा ही खतरनाक लिखा था आपने। इस पे कैसे आपके दिमाग में और क्यों आया? चिदम्बरम साहब एक लॉयर, ठीक है, और उनकी एक अच्छी बात बताते हैं आपको, उस अच्छाई को कैसे उन्होंने दुरुपयोग किया, ठीक है, इसलिए उनको भ्रष्टाचार का देवता मैंने कहा। 1998 तक भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने कोई टैक्स भारत सरकार को नहीं दिया था 25 सालों तक बनने के बाद। चिदम्बरम साहब ने आया, नियम कानून को इतना टाइट किया कि रिलायंस जैसी कंपनी को भी भारत इतिहास में पहली बार 98 में टैक्स देना पड़ा।
उनके वित्त मंत्री होते हुए टैक्स देना पड़ा उन्हें। तो ये जो उनका गुण था कानून बनाने का तरीका है, ठीक है, ये उनका गुण था। उस गुण का उन्होंने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? उन्होंने ऐसी व्यवस्था कानून के अंदर पैदा की कि भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया। लोग कंपनियां बना करके, शेल कंपनियां बना करके, कलकत्ता में कंपनियां बना करके काले पैसे को सफेद पैसे में, व्हाइट पैसे में मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा शुरू हो गया। और ये बड़े स्तर पर पैदा हुआ, पूरे भारत में खूब चला और बहुत हुआ। इतना हुआ कि मोदी जी के आने के बाद 3 लाख कंपनियां बंद की गई एक दिन में, एक झटके से। ये भ्रष्टाचार के देवता हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण दिया है। जैसे कोई देवता होता है, अपने भक्तों को शरण देता है, उनको रक्षा करता है, उनको इन्होंने कानूनी रक्षा की, उनकी संस्थागत रक्षा की। ऐसी व्यवस्था करी। सारा भ्रष्टाचार मिल जाएंगे और मंदिर बनाएंगे तो उसमें चिदम्बरम जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। अच्छा, महंगाई भ्रष्टाचार बहुत शाश्वत मुद्दे हैं, इनसे सरकार को कैसे मतलब वो करना, टैकल करना हो? देखिए, सरकार ने एक बड़ी शानदार काम किया है। मुझे वर्ष याद नहीं, अगर मैं गलत हूँ शायद 2016 में सरकार ने एक ऐसा कानून लाया, सरकार ने एक नियम बना दिया है कि भारत में महंगाई दर 5% से अधिक नहीं रहेगी। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। वो नियम पहले 8%, 9%, 11, 10, मनमोहन सिंह के जमाने में 12% की होती, ठीक है, 11%, 10% होती, ठीक है। तो लोगों को दर्द महसूस होता था कि हमारी महंगाई बढ़ रही है। आज सरकार ने उसे 5% पे फिक्स कर दिया, इससे ऊपर नहीं होने देंगे। वाजपेयी जी के जमाने में एक समय सबसे न्यूनतम दर 1.75 या 0.75 महंगाई दर हो गई थी, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर एफडी का रेट 6% है और महंगाई 8% है, तो आपके पॉकेट से तो सरकार पैसा निकाल ले रही है, चोरी कर रही है। और अगर एफडी का रेट 6% है और महंगाई दर 4% है, तो सरकार आपके पॉकेट में पैसा छोड़ रही है, आपको समृद्ध कर रही है। तो ये है आर्थिक नीतियों का असर, जो व्यक्ति नहीं जान पाते आमतौर पर। यही कारण है कि सरकार को चाहिए, और सरकार कर रही है। सरकार ने 2016 में महंगाई नियंत्रण का कानून बना दिया है, जिसमें आरबीआई भी सहयोगी में काम कर रही है, और वो 5% तक रहेगी। और इसी कारण भारत का जो विकास दर है ये बढ़ रहा है। भारत समृद्ध है। और गांधी के कहने से तो देश बदल नहीं गया। क्या उन्होंने मुसलमानों के अंदर सद्भावना पैदा कर दी? गांधी के सिद्धांत मुसलमान मानते हैं। ये हिंदुओं पे ही आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वो माने गांधी के सिद्धांत? गांधी के सिद्धांत मानना है, मुसलमानों से मनवा के दिखाइए। हम थोड़ी दूसरी दिशा में चले गए, लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे फिर से लूंगा। महंगाई भ्रष्टाचार से कैसे बाहर निकला जाए? देश परेशान है। मैं सब्जी मंडी में जाता हूं, मैं कई जगहों पे जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप रिपोर्टर हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते, आप बाकी मुद्दों पे बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं एक अर्थशास्त्री से मिलने जा रहा हूं, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए। आपने फिर हम दोबारा आपसे यही बात कहेंगे कि सरकार की नीतियों को, ठीक है, आप देखिए, सरकार आपको आज फ्री में राशन दे रही है, ठीक है, फ्री में दे रही है, महंगाई कम करने के लिए दे रही है। सरकार का आपको फ्री में इलाज दे रही है, आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक वो फ्री में ही है, कोई पैसा नहीं ले रही। शिक्षा आपको फ्री में दे रही है, ठीक है, आपको स्वास्थ्य, शिक्षा टैक्स के पैसे से ही तो दे रही है जी, टैक्स के पैसे से दे रही है, निश्चित बात है। तो गरीब आदमी को दे रही है ना, अमीर को तो नहीं दे, जिससे टैक्स ले रही है उसको तो नहीं दे रही है। जो शिकायत कर रहा है महंगाई है, जिसके लिए महंगाई है, उन व्यक्तियों को ही तो राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार, ठीक है। तो शिकायत तो उसको करनी चाहिए जो टैक्स दे रहा है, उसे शिकायत तो नहीं होनी जो टैक्स भी नहीं दे रहा और मुफ्त में भी सामान पा रहा है। शिकायत वो व्यक्ति कर रहा है जो टैक्स भी नहीं दे रहा और मुफ्त में भी सामान पा रहा है, ठीक है। शिकायत उसी है जो व्यक्ति टैक्स भी दे रहा है और मुफ्त में भी कुछ नहीं पा रहा, शिकायत वो नहीं कर रहा। अभी एक बड़े मजेदार घटना हो रही है इस समय राजनीतिक पटल पे कि देश में जातिवाद के नाम पर जनगणना की बात चल रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या पता आपको? वो कह रहे हैं कि जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसका उतना लाभ, ठीक है भाई, आप ले लीजिए। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? टैक्स कौन भरेगा उसका? अगर आप ये चाहते हैं ऐसा करना तो टैक्स भी आप उतना भरिए आप, या जितना टैक्स आपके जाति से आ रहा है उतनी ही कल्याण की योजना आपकी जाति के लिए चले। फिर जिस जाति के लोग टैक्स भरेंगे उनको उतना कल्याण की योजना भी चले उनके लिए। टैक्स भी आप उतना भरिए आप, या जितना टैक्स आपके जाति से आ रहा है उतनी ही कल्याण की योजना आपकी जाति के लिए चले। फिर जिस जाति के लोग टैक्स भरेंगे उनको उतना कल्याण की योजना भी चले उनके लिए। क्या दिक्कत है? फिर सब चीज़ करिए ना, एक तरफा आप क्यों चल रहे हैं? मेहनत हम आप करें और आनंद आप लें, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं तो बंद कर दें। अंतिम सवाल जया किशोरी पे क्या कहेंगे?
वो तो कह रही हैं कि प्रोफेशन है, हमारा भी एक प्रोफेशन है। निश्चित प्रोफेशन है। अगर कोई आदमी, प्रोफेशन शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी विषय में पारंगत हो और उस पारंगतता को, अपनी उस गुण को व्यवसाय में लगा दे, वो प्रोफेशन है। ठीक है। प्रोफेशन का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को मेहनत करके अर्जित करे, सीख के अर्जित करे। आप पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता सीखी है। हम प्रोफेशनल हैं, हमने अपना प्रोफेशन सीखा है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट, ये सब प्रोफेशन हैं। इन्हीं प्रोफेशन कहते हैं ना। तो जो सीखा है व्यक्ति, जिस गुण को सीखा है, उसने मेहनत करके सीखा है, लगन से सीखा है, और उसको अपने आर्थिक उपार्जन के लिए, आर्थिक पैसा पैदा करने के लिए, अपने लिए इनकम पैदा करने के लिए जो काम करे, वो प्रोफेशन कहलाता है। तो अपने आप को उस प्रोफेशनल मान रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल्स तो शुद्ध सर्विसेज देते हैं, आपको ज्ञान की सर्विस दे रही हैं। तो आप अगर सुनने जा रहे हैं, आपको डिमांड है, लोगों के बीच में ऐसी आवश्यकता है, इससे सुंदर तो, इससे अच्छा शब्द नहीं है उस काम के लिए। धर्म तो उसी पर टिका है। अगर कोई ले सच्ची सेवा करे, उसके लिए पैसा तो उसे मिलना ही चाहिए, वरना उसका जीवन कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था कैसे चलेगी। ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जिस पे हम आगे भी बात करते रहेंगे, नए नए एपिसोड बनते रहेंगे। इनसे मुलाकात भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप